नमस्कार दोस्तों। हम सभी जानते हैं कि जम्मू कश्मीर में अभी चंद दिनों पहले विधानसभा चुनाव संपन्न हुए। जी हां, 8 अक्टूबर को इसके नतीजे आए और 8 अक्टूबर को नेशनल कॉन्फ्रेंस पार्टी ने जीत दर्ज करी। मतलब कि उमर अब्दुल्ला की यहां पर सरकार बनना घोषित हुआ। और चुनाव की तिथि की घोषणा से लेकर के विधानसभा की घोषणा से लेकर के विधानसभा सत्र तक, यानी कि कल तक, जी हाँ, लगातार हर दिन यहाँ पर अनुच्छेद 370 को लेकर के संग्राम मचा हुआ है। और साथ ही पूर्ण राज्य के दर्जे यानी कि स्टेटहुड और विशेष दर्जा दिए जाने की मांग ने जोर पकड़ा हुआ है। और विशेषज्ञों का मानना यही है कि जिस तरह से इन तीनों मुद्दों को एक साथ देख करके जोड़ा जा रहा है, जी हाँ, पूरा सत्र कहीं ना कहीं संग्राम की आहुति में स्वाहा हो रहा है। ये या तो नासमझी है या फिर राजनीतिक दलों की सोची समझी चाल, क्योंकि तीनों के अलग अलग मायने होते हैं। तीनों का क्या अर्थ होता है, क्या उसका बेस है, जी हाँ, क्या उसका वास्तविक अर्थ है, क्या उसका इम्पैक्ट पड़ेगा, वो सब बातें मैं डिस्कस करूंगा आज के इस वीडियो में। बस चंद मिनट बाद, बस थोड़ा सा करिएगा इंतजार। सो गाइस, विधानसभा में उमर सरकार ने प्रस्ताव रखा, प्रस्ताव यहाँ पर पास हो गया और इसे लेकर के उसके बाद हंगामा स्टार्ट हो गया। दोस्तों, ये हंगामा तो होना ही था। एक्चुअली नेशनल कॉन्फ्रेंस ने जम्मू कश्मीर का चुनाव ही इसी घोषणा के साथ लड़ा और जीता कि वो भारतीय संविधान में राज्य को उसका विशेष दर्जा वापस दिलाएगी। और यही सेम बात महबूबा मुफ्ती ने भी, जी हाँ, जो उसकी पार्टी है पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी यानी कि पीडीपी ने भी कही थी। और नेशनल कॉन्फ्रेंस ने सत्ता में आते ही पहला काम यही तो किया है। जी हाँ, पहली फाइल इनके हाथ में जो आई है ना, वो यही फाइल आई है कि आर्टिकल नंबर 370 को लेकर के जो हमने अपने मैनिफेस्टो में, घोषणा पत्र में कहा था, पहले हम इसको पूरा करते हैं। लेकिन वर्तमान समय में दोस्तों जम्मू कश्मीर की हालत और हालात क्या हैं आपको पता है। लगातार वहाँ पे आतंकवादी गतिविधियाँ बढ़ रही हैं। जी हाँ, क्या जम्मू कश्मीर की सरकार, वर्तमान की सरकार, नेशनल कॉन्फ्रेंस सरकार इतनी कैपेबल है कि वो अपनी डिफेंस खुद हैंडल कर सकती है, वो वहाँ पे शांति स्थापित कर सकती है, उसको नहीं आवश्यकता केंद्र सरकार की? दोस्तों, ये कहीं ना कहीं बहुत बड़ी जल्दबाजी है। ये मेरा परसेप्शन से, ये मेरा पॉइंट ऑफ व्यू है। बट आपका मानना क्या है? जी हाँ, अगर आप भारत के प्रधानमंत्री होते, अगर आप नरेंद्र मोदी होते, जी हाँ, आपके पास ये फाइल आती कि हाँ भाई, यहाँ पर जो है इस स्थान को, जम्मू कश्मीर को विशेष राज्य का दर्जा दो, हम खुद कर लेंगे अपने हिसाब से हैंडल, तो क्या आप फाइल में साइन कर देते? जी हाँ, ध्यान रखिएगा कि आपका एक कदम कई लोगों की ज़िंदगी के साथ खेल सकता है। अगर आपने कोई भी गलत कदम उठाया, आपका कदम दोस्तों क्या होगा? आप मुझे कमेंट करके, मंथन करके, सभी आयामों को ध्यान में रखते हुए मुझे कमेंट करिएगा। अब आता हूँ वापस टॉपिक की तरफ। और विधानसभा चुनाव के अंतर्गत उमर अब्दुल्ला ने अपने चुनाव प्रचार के समय हर बार ये बात कही थी। जी हाँ, जनता से वादा किया था और प्यार में किया गया वादा, चाहे कोई नेता करे, डॉक्टर करे, वकील करे, आम इंसान करे, उसे तो पूरा करना होता ही है। सो गाइस, मगर उमर अब्दुल्ला सरकार ने इस मुद्दे को प्राथमिकता देना जरूरी समझा कि उस समय वादा किया था और मैनिफेस्टो में उन्होंने लिखा भी था। अब जिसे राज्य में कुछ लोगों की भावनाओं के साथ जोड़ दिया गया था उस समय, और जैसे ही इसको जोड़ दिया गया आम जनता की भावनाओं के साथ, और इनका वोट बैंक और भी अधिक स्ट्रांग हो गया। अब उसके बाद प्रस्ताव में केंद्र सरकार से इन्होंने ये कहा है कि वो विशेष दर्जा वापस देने के लिए राज्य के प्रतिनिधियों से बातचीत करें। अब परसों यानी कि बुधवार था, बुधवार को नवगठित राज्य विधानसभा में जब ये प्रस्ताव उप मुख्यमंत्री सुरविंदर सिंह चौधरी ने पेश किया, और तभी ये स्पष्ट हो गया था कि चौधरी का चयन, जी हाँ, इनका चयन ही इसलिए किया गया है कि भारतीय जनता पार्टी इसे सांप्रदायिक रंग ना दे सके। लेकिन दोस्तों, विपक्ष तो विपक्ष है। भाजपा, जो बीजेपी की जो पार्टी के नेता थे यहाँ पर, उन्होंने यहाँ पर हल्ला बोलना शुरू कर दिया यह सत्र के बीच में। और तब भाजपा विधायक सदन में पाकिस्तानी एजेंडा नहीं चलेगा, नहीं चलेगा, ऐसे नारे लगने शुरू हो गए। और उसके बाद दोस्तों हंगामा शुरू। सो गाइस, 10 साल बाद जम्मू कश्मीर में विधानसभा चुनाव हुए हैं, हम सबको पता है। और इसके बाद विधानसभा का गठन हुआ है, ये हमने देखा। मंत्री परिषद ने अपनी अपनी शपथ ली, ये हमने देखा। और राज्य को अभी पूर्ण राज्य का दर्जा नहीं मिला है। और अगस्त 2019 में संविधान के आर्टिकल नंबर 370 को हटाने के बाद ये जम्मू कश्मीर का पहला चुनाव था जो फाइनली संपन्न हुआ, लेकिन डर के साथ, धक धक धक, क्योंकि यहाँ पे आतंकवादी गतिविधियाँ अभी भी लगातार बरकरार है। आतंकवादी घटनाएं लगातार बढ़ रही हैं। ये दोस्तों जम्मू कश्मीर की जो वर्तमान की सरकार है, उसकी जल्दबाजी एक बहुत बड़े खतरे को अंजाम दे सकती है।
और दोस्तों इस श्रेणी में इस प्रावधान से पहले हमको ध्यान रखना है कि जम्मू कश्मीर को विशिष्ट दर्जा मिला था। हालांकि 370 के निरस्त होने के बाद जी हाँ ये केंद्र शासित प्रदेश बन चुका है। और इसके बाद पूर्वोत्तर में अगर हम बात करें, असम हो गया, नागालैंड हो गया, ऐसे पहले राज्य थे जिन्हें 1969 में विशेष दर्जा दिया गया था। और बाद में इसके बाद हिमाचल प्रदेश, मणिपुर, मेघालय, सिक्किम, त्रिपुरा, अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम, उत्तराखंड, तेलंगाना सहित 11 राज्यों को विशेष श्रेणी का राज्य का दर्जा दे दिया गया है। लेकिन अब जम्मू कश्मीर का दर्जा मिलेगा इसको या फिर नहीं, अब ये बताएगा आने वाला वक्त। अब समझते हैं कि विशेष दर्जा क्या है और राज्य का दर्जे में क्या फ़र्क होता है। जैसे कि नाम में निहित है विशेष, राइट। अगर किसी भी एरिया को, जी हाँ किसी भी केंद्र शासित प्रदेश को अगर विशेष राज्य का दर्जा मिल जाता है, जैसे कि हिमाचल प्रदेश को मिला हुआ है ना, तो वहाँ पर जो नौकरी होती है, जो जॉब को लेकर के जो विशेष प्रावधान होते हैं, उसमें उन लोगों को ये कुछ एक्स्ट्रा बेनिफिट दिए जाते हैं। जी हाँ, रोजगार को लेकर के वहाँ पर कहीं ना कहीं अप्रत्यक्ष रूप से केंद्र सरकार उस विशेष राज्य के ऊपर जी हाँ विशेष ध्यान रखती है। कभी भी कोई भी संकट आता है तो वहाँ पर उन लोगों की जनता की हेल्प करती है। लेकिन अगर ध्यान रखिएगा, अगर किसी भी राज्य को केवल राज्य का दर्जा मिल जाता है, आमतौर पर जैसे देश के विभिन्न राज्य हैं सेम वैसे ही वो सब क्या है, केवल एक राज्य हैं, विशेष दर्जा उनको नहीं प्राप्त हुआ है, तो ऐसे केस में क्या होगा कि केंद्र की जगह तमाम शक्तियाँ क्या होती है, जो वर्तमान की सरकार होती है उनके हाथ में होती है। केंद्र सरकार करती क्या कि एक सालाना बजट उनको प्रोवाइड कर देती है कि हम लोग आपको इतना बजट प्रोवाइड कर रहे हैं, अब इस पैसे से आपको अपना पूरा साल चलाना है। आप कोई भी योजना निकालो, तुम्हारी हेडक। अगर कोई प्राकृतिक आपदा आती है, तुम्हारी हेडक। लेकिन प्राकृतिक आपदा के भी कुछ क्राइटेरिया होता है। जी हाँ, अगर उस आपदा ने उस क्राइटेरिया को पार कर लिया तो केंद्र सरकार अपने फंड से कुछ फंड आपको करती है रिलीज, राइट। हमने देखा होगा कुछ समय पहले वायनाड में क्या हुआ था, जिसमें राहुल गांधी ने दौरा किया था, पीएम मोदी ने दौरा किया था। फाइनली इसको राष्ट्रीय आपदा घोषित नहीं किया गया था पीएम मोदी जी के द्वारा। दोस्तों एक बात आप सभी को ये ध्यान रखनी है कि आर्टिकल नंबर 370 ने जम्मू कश्मीर को विशेष दर्जा दिया था। जी हाँ, लेकिन केंद्र सरकार ने उस समय राज्य को 2 केंद्र शासित प्रदेशों में डिवाइड कर दिया था। एक बना आपका जम्मू कश्मीर और एक था आपका लद्दाख। अब ये निर्णय केंद्र सरकार पर निर्भर करता है कि जम्मू कश्मीर को पूर्ण राज्य का दर्जा मिलेगा या फिर नहीं। जी हाँ, इस पर राज्य की विधानसभा कोई फैसला नहीं ले सकती है। और जम्मू कश्मीर को पूर्ण राज्य का दर्जा देने की मांग इसलिए की जा रही है क्योंकि इससे प्रशासनिक और राजनीतिक ढांचे में महत्वपूर्ण बदलाव होते हैं, राइट। और जो राज्य के विकास के लिए और जो फ्रीडम होता है, जी हाँ जो पावर होती है, एक स्पेशल लाभ मिल जाता है उस वर्तमान की सरकार को। जो वर्तमान की सरकार कौन है अभी, उमर अब्दुल्ला की सरकार है, नेशनल कॉन्फ्रेंस की सरकार है। अभी हमको थोड़ा और समझना होगा कि इसकी क्या क्या हानियां हो सकती हैं। जी हाँ, इनके जिद कितनी बड़ी हानि बन सकती है। सबसे पहली बात तो दोस्तों ये कि वर्तमान में केंद्र शासित प्रदेशों में जो पुलिस होती है और जो पूरी डिफेंस, जो कानून व्यवस्था होती है, वो केंद्र सरकार के अधीन रहती है। जी हाँ, केंद्र शासित प्रदेशों के अंदर, मतलब कि लद्दाख को भी और जम्मू कश्मीर को भी अभी पीएम मोदी का या फिर केंद्र सरकार का प्रोटेक्शन मिला हुआ है। जी, एक फायर वॉल इनके आसपास तैयार कर रखी है। कुछ भी एक्टिविटी होती है कानून व्यवस्था के अंदर, जी हाँ वहाँ की पुलिस जो भी एक्शन लेगी वो सभी के सभी केंद्र शासित के अंडर में रहते हुए लेगी। और केंद्र सरकार के पास जी हाँ एक बहुत बड़ी पावर होती है। पूरा डिफेंस इन्हीं के हाथ में होता है। कब कौन सा डिसीजन लेना है, कौन सा वेपन्स कब यूज़ करना, कब यूज़ नहीं करना, किस तरह से शांति वार्ता करनी है। जी हाँ, ईंट का जवाब पत्थर से देना है या फिर पत्थर का जवाब केवल वार्ता से देना है, ये डिसीजन केवल ले सकती है केंद्र सरकार। लेकिन यहाँ पर इसकी तस्वीर को, इसकी हालात को तब्दील करने में लगी हुई है उमर अब्दुल्ला की सरकार। अगर दोस्तों किसी प्रदेश को पूर्ण राज्य का दर्जा मिल जाता है तो ये जिम्मेदारी पूरी तरह से जी हाँ उस राज्य की सरकार के हाथ में आ जाती है, जिससे राज्य के नेता सीधे कानून व्यवस्था से जुड़े फैसले ले सकते हैं। वर्तमान में भूमि से लेकर के राज्य स्तर से जुड़े मामले, जी हाँ इसका नियंत्रण जो होता है केंद्र सरकार के पास होता है। लेकिन जैसे ही इनको मिल जाएगा राज्य का दर्जा, पूरा राइट स्वैप हो जाएगा, जाकर के कहाँ स्विच हो जाएगा नेशनल कॉन्फ्रेंस पार्टी के पास। जी हाँ, इसलिए ये लोग इस जिद पर अड़े हुए हैं कि हमको विशेष राज्य का दर्जा दो। लेकिन क्या हमारे पास इतना पावर है, हम इतना कैपेबल है, इतने हम लोग कैलिबर रखते हैं अपने पास कि हम लोग अकेले ही अपने दम पर इस पूरे के पूरे क्षेत्र को संभाल सकते हैं? क्वेश्चंस मार्क।
दोस्तों इस बात को जरा हम लोग दिल्ली से समझते हैं। जी हाँ, भारत की राजधानी क्या है? दिल्ली है। और दिल्ली जैसे केंद्र शासित प्रदेशों में इस राज्य की सरकार को कुछ सीमित विषयों पर ही कानून बनाने का अधिकार दिया जाता है। जी हाँ, लेकिन पूर्ण राज्य बनने के बाद राज्य सरकार को पुलिस हो गया, भूमि हो गया, सार्वजनिक व्यवस्था जैसे सभी मामलों पर कानून बनाने का पूरा अधिकार जी हाँ इंडिविजुअल उनको मिल जाता है। लेकिन वर्तमान में मुख्यमंत्री और मंत्रिमंडल के फैसलों के लिए लेफ्टिनेंट गवर्नर की मंजूरी जरूरी होती है। और लेफ्टिनेंट गवर्नर कहीं ना कहीं दोस्तों बीच में एक सेफ्टी वॉल का काम करता है। और पूर्ण राज्य बनने पर ध्यान रखिएगा, पूर्ण राज्य बनने पर मुख्यमंत्री स्वतंत्र रूप से निर्णय ले सकते हैं और हर छोटे बड़े फैसले के लिए उपराज्यपाल की अनुमति लेना आवश्यक नहीं होता है। इसलिए हर राज्य यही चाहता कि हमको विशेष राज्य का दर्जा मिल जाए। जी हाँ, जो भी राज्य है, केंद्र शासित प्रदेश है, कोई भी क्षेत्र, तो वो तुरंत चाहता कि हमको एक राज्य का दर्जा मिले और केंद्र सरकार का जो हमारे अंदर इंटरफेयर है वो समाप्त हो जाए। जी हाँ, कभी कभी बड़ों का इंटरफेयर ना हमारे लिए लाभदायक होता है। जी हाँ, हमारे फैमिली में अगर हम आपको बड़े को कुछ बोलते हैं ना, जी हाँ, ढंग से बैठ, सीधा बैठ, पीठ सीधे करके बैठ, हम कहने के इरिटेट हो जाते हैं, अरे मेरी ज़िंदगी है, मेरी लाइफ है, मुझे चलने दो मेरे हिसाब से। लेकिन वो कहने के हमारे भले के लिए बोलते हैं। जी हाँ, सो गाइस आता हूँ वापस टॉपिक की तरफ। सो गाइस, केंद्र शासित प्रदेश होने पर ध्यान रखिएगा कि राज्य को केंद्र सरकार से वित्तीय सहायता मिलती है। और जैसे ही आपने दोस्तों विशेष राज्य का दर्जे की माला जाप करनी स्टार्ट कर दी और केंद्र सरकार मान गई, ठीक है, अपनी फाइनेंशियली कंडीशंस, अब आप अपने अकॉर्डिंग देखो। जी हाँ, कोई भी अर्थक्वेक आ जाए, प्राकृतिक आपदा आ जाए, या फिर दोस्तों कोविड जैसा कोई अगर सीन दोबारा बन जाए, भगवान ना करे ऐसा हो, ठीक है, उस व्यवस्था को भी आप अपने अकॉर्डिंग खुद हैंडल करोगे। इसमें केंद्र सरकार आपकी कोई हेल्प नहीं करने वाली। ये होता है सबसे बड़ा नुकसान। जी हाँ, क्योंकि दोस्तों ध्यान रखिएगा कि यहाँ पर राज्य को वित्त आयोग से वित्तीय सहायता मिलती है, लेकिन बहुत ही नाम मात्र मिलती है, जिससे राज्य का जो फ्रीडम में उनको लगता है कि बढ़ोतरी मिली है। जी हाँ, आपके फ्रीडम में बढ़ोतरी मिल जाती है, आप इंडिविजुअली अपने डिसीजन ले सकते हैं, लेकिन कभी भी वक्त दोस्तों करवट ले सकता है। जी हाँ, बड़ों के आशीर्वाद की, बड़ों के एक्सपीरियंस की आज नहीं तो कल आवश्यकता बहुत पड़ती है। सो गाइस, पूर्ण राज्य बनने पर उपराज्यपाल की भूमिका घट जाती है और राज्यपाल की नियुक्ति हो जाती है। और जो मुख्यतः औपचारिक भूमिका निभाते हैं, जैसे कि अन्य राज्यों में हमने देखा है, वर्तमान में अगर उपराज्यपाल और राज्य सरकार के बीच कोई विवाद होता है तो मामला कहाँ जाता है? राष्ट्रपति के पास भेजा जाएगा। लेकिन पूर्ण राज्य बनने पर ऐसे विवाद राज्य की सरकार के अधिकार क्षेत्र में आएंगे, तुम निपटो और हम आपके हैं कौन? केंद्र सरकार तब बोलती है। जी हाँ, उस समय केंद्र सरकार भी अपने हाथ खड़े करती है, तुमको बहुत जल्दी थी, लो जी निपटो अपने हिसाब से, जी लो अपनी ज़िंदगी, जा सिमरन जा। तो फ्रेंड, आज के इस वीडियो में बस कर इतना ही। अगर आप भारत के प्रधानमंत्री होते, जी हाँ, जम्मू कश्मीर को क्या आप राज्य का दर्जा देते, विशेष दर्जा देते, या फिर दोस्तों जैसे चल रहा है, जी हाँ, आप उस क्षेत्र को अपने ही अंडर में रखते, अपने अधीन रखते? अपना विचार, जी हाँ, सभी आयामों को ध्यान में रखते हुए अपना कमेंट आप मुझे करना मत भूलिएगा। धन्यवाद।